किती लोक प्रेझेंट आहे आज? 2 लोक आहे सर. येस सर. कोण? विश्वेश आणि जिग्नेश. कमर्शियल आस्पेक्ट लिखे क्या? So we'll start now. अभी पिछले सेशन में हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे, कुछ पीएच डायग्राम के बारे में भी हमने जानकारी ली थी, और जनरल जो सिंपल साइकिल है उसके बारे में हमने, वेपर कंप्रेशन सिंपल साइकिल के बारे में हमने थोड़ी जानकारी ली थी। आज हम थोड़ा सा एडवांस में स्टडी करेंगे, मतलब सब कूलिंग और सुपर हीटिंग का क्या इफेक्ट होता है डायग्राम के ऊपर, और जानने की कोशिश करेंगे, और उससे क्या बेनिफिट्स है वो कोशिश करेंगे। तो आपको मैंने आज भी एक डायग्राम भेजा है, उसको मत रेफर करो, उसके पहले के 2 डायग्राम भेजे हैं, उसको जरा जा सकते हैं क्या पीछे? व्हाट्सएप पे एक डायग्राम दिया है, देखिए आप, उसके नीचे इसके बाद सिलेक्शन ऑफ चार्ट एक फिगर है, देखिए फिगर नंबर 6F है। हाँ, पेज चार्ट मिला क्या वो? यस सर, है. मिला है? हो सर. वो पीएच डायग्राम है, प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम है, और उसका जो देखिए ओरिजिनल सर्किट जो है ए से शुरू होता है, ADE। ओके, समझ रहे आप? डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? यस सर. हाँ, तो अभी देखिए वो जो है उसका कुछ दिखाया उसने, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे काम इवापोरेशन टेम्परेचर है, और कंडेंसिंग टेम्परेचर उसका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे है। ADE के बाद उन्होंने जो कंप्रेशन प्रोसेस है उसको शायद नाम नहीं दिया है वहां पे, वो जो प्रोसेस है वो दिख रही है अपने को, ई से जो स्टार्ट हो रही है वो कंप्रेशन प्रोसेस है। तो आप लोग जानते हैं कि जो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट होता है डिवाइडेड बाय वर्क पर कंप्रेशन, तो हमको उससे उसकी एफिशिएंसी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मिलता है। ओके, ये आप हम पढ़ चुके हैं। तो हमें ये देखना है कि सबकूलिंग से इसका क्या असर होता है। अभी देखिए जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हमने कंडेंसेशन किया हुआ है। अभी कंडेंसर में एक बार कंडेंसेशन होने, लिक्विड एक बार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आ गया, उसको अगर हम फर्दर कूल करते हैं कंडेंसर में तो उसको सबकूलिंग बोला जाता है। और अगर हम फर्दर उसको कूल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम 100 को हमने 76 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कूल किया, तो वो जो लाइन है वो आगे की तरफ बढ़ जाती है, मतलब जो बाउंड्री है लिक्विड की, जो बाउंड्री है लिक्विड के पार चली जाएगी वो, मतलब ए टू बी जो दिख रहा है आपको वो सबकूलिंग दिख रहा है। बराबर समझ में आया? ये ए टू बी ये सबकूलिंग है, समझ में आया कि इतना? यस सर. विश्वेश? यस सर. हाँ यस सर. हाँ हाँ, वो एसपी एकेडमी में इनको हम लोग ने ये व्हाट्सएप किया था पिछले
आज नहीं, उसके पहले वाले सर इसमें। मी परत टाकतो एकदा, तुम्ही बघून घ्या. ताकत है. 10 जुलाई को किया था, 10 जुलाई. पेज डायग्राम में. सर शेअर केली मी, व्हॉट्सअपला आली सर. मैं क्या है, सुबह आप शेयर कर रहे हो क्या उसको? नहीं नहीं, स्क्रीन पे ला रहे हो. हाँ. हाँ, मुझे दिख रहा है. तो ए से जो बी है वो उतना सबकुल हुआ है, बराबर. अभी बी टू सी, उसको अगर हम उसको एक्सपेंशन प्रोसेस में जाते हैं तो बी टू सी उसका एक्सपेंशन प्रोसेस हो गया है, बराबर. रेशियो ड्रॉप हुआ है विथ कांस्टेंट एंथैल्पी, जो प्रोसेस हमने डिस्कस किए है एक्सपेंशन वॉल में, थ्रॉटलिंग में. तो वो जो प्रोसेस है वो इंडिकेट कर रही है बी टू सी, करेक्ट. यस सर. अभी देखिए, पहले केस में जो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री जो सेंटीग्रेड पे अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, वो HE माइनस HD, बराबर. HE माइनस HD, दैट इज रेफ्रिजरेंट इफेक्ट. वो ऑपरेटर में है, इफेक्ट मिला है वो, बराबर. अगर समझ लो HE जो है उसका एंथैल्पी 104 है और D का एंथैल्पी 39 है, तो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट कितना हो गया? कितना हो गया जिग्नेश? सर बढ़ जाएगा ना. नहीं, अभी नहीं, बढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी एग्जिस्टिंग पूछ रहा हूं आपको कितना है. HE माइनस HD कितना है? 104 और 39. D 39 है और E 104 है. 40 सर. हाँ, 140. 104 माइनस 39 करना है सर. HE माइनस HD 65 सर. कितना होगा? 65 सर. 65 क्या है यूनिट उसका? BTU पर पाउंड एंथैल्पी है वो, ठीक है. अभी जब हम उसको सबकूल करते हैं, 76 पे ले जाते हैं 100 को, जब हम सबकूल करते हैं और जब ड्रॉप उसको करते हैं तो जो पॉइंट सी है उसका एंथैल्पी है 31. तो अभी का नेक्स्ट जो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट है वो क्या हो गया? HE माइनस HC हो गया. क्या हो गया? HE माइनस SC. HE माइनस SC. हाँ, कितना होगा वो? हेलो. हेलो, अभी नेक्स्ट रेफ्रिजरेंट इफेक्ट कितना है? HE माइनस SC 104 माइनस 31 कितना हुआ? 73.
चलो सेट 73। ओके, तो पहला था 65, अब हो गया 73। तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया रेफ्रिजरेंट इफेक्ट? आप परसेंटेज बताइए मुझे। 65 था, अभी 73 हुआ है। व्हाट इज द गेन इन द परसेंटेज ऑफ रेफ्रिजरेंट इफेक्ट? एट परसेंट। कितनी? 7.6%। नहीं, 765 क्या 7 हुआ है ना, मतलब नेट इज 7 ना, हाँ 7% ना। तो 7 डिवाइडेड बाय 65 कितना होगा? 65 क्यों? क्यों 65 का? वन 65 का 0.1 7 हुआ है ना, परसेंटेज 65 का निकालोगे ना आप। ओके, मैंने 104 से किया, ठीक है। 104 से नहीं करोगे, 104 किसे कर सकते? इफेक्ट, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट पहले कितना था? 65, अब कितना हो गया है? 73। 73। मतलब 7 से बढ़ा है, तो 7 से किससे बढ़ा है? 65 से बढ़ा है ना। यस सर। 11% कुछ 11% आएगा। यस 11.2% 11। बराबर। यस। यस सर। हाँ, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि सबकूलिंग करने से हमारा रेफ्रिजरेंट इफेक्ट बढ़ता है, बराबर। अभी रेफ्रिजरेंट इफेक्ट बढ़ा है, मतलब क्या हुआ है कि हमारा सीओपी बढ़ा है। क्यों? क्योंकि सीओपी में रेफ्रिजरेंट इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन, न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर हम देखते हैं तो न्यूमरेटर बढ़ता है, डिनोमिनेटर सेम है, तो सीओपी बढ़ेगा, बराबर। यस सर। तो हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि सबकूलिंग करने के बाद कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीजेस। इसीलिए कंडेंसर में हमेशा तीन टाइप के कूलिंग होते हैं। पहला वो डीसुपरहीट करता है, क्योंकि जो सुपर हीटिंग होता है कंप्रेसर में उसको पहले डीसुपरहीट करता है कंडेंसर, फर्स्ट रो में डीसुपरहीट करता है, बाद में उसको लिक्विड करता है, कन्वर्ट वेपर को, और एक बार लिक्विड कन्वर्ट होने के बाद आप नीचे के जो ट्यूब्स रहती है वो उसको सबकूल करने की कोशिश करते हैं। सबकूल करने से हमको बेनिफिट क्या है? सिस्टम का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ता है, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट ज्यादा मिलता है, हमारा टनेज ज्यादा मिलता है। ओके सर। हाँ सर ये जो चार्ट में दिखा रहे ये जो सैचुरेटेड लाइन के ऊपर है, वो जो डी सुपर हीट का पार्ट है, वो यही डिपेक्ट करता है ना, जो 3 पार्ट में जो ऊपर का पोर्शन गया हुआ है कंडेंसेशन का। तो जो फर्स्ट वाला है ई से जो बाहर के लाइन जाता है, जो वो डी सुपर हीट का लाइन हुआ ना सर। हाँ, उसके बाद लिक्विड का लाइन हुआ और फिर वो सब कूलिंग का लास्ट का लाइन हुआ। करेक्ट करेक्ट। अभी तुमको नेक्स्ट डायग्राम में अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। ये समझ गया आपको अभी? यस सर। तो सबकूलिंग के फायदे हमने समझ लिए। ओके, अभी सुपर हीटिंग का क्या बेनिफिट है? सबकूल का फायदा तो समझ गया कि सीओपी हम बढ़ा देते हैं। फिर सुपर हीटिंग क्यों करने का? और सुपर हीटिंग, एवापोरेटर में जो सुपर हीटिंग होता है, वेपर जो तैयार होता है एवापोरेटर में, जो लिक्विड का जो वेपर तैयार होता है हीट गेन करने के बाद, वो सेचुरेटेड वेपर रहता है। वो सेचुरेटेड वेपर को सुपर हीटेड वेपर क्यों बनाना चाहते हैं हम, क्यों करना चाहते हैं? इसका पहले मुझे जवाब दो, फिर हम आगे की बात करेंगे। और तब तक ना सुबोध जी, सुबोध, अभी आज मैंने जो डायग्राम डाला है, आज 2 डायग्राम डाले, उसमें से एक क्लियर नहीं है, दूसरा क्लियर है, उसको जरा देख लो, इसको उसको ले लो लाइन पे। सुपर हीट का है वो। बताइए बताइए।
सुपर हिट क्यों करूं मैं? वेपर फॉर्म में रहेगा इसलिए, मतलब एक मिनट है, आज वो डायग्राम डाला, तुमको किस में आया है? वो प्रोफेशनल में आया है, एक्सपीडिशन में? हेलो। यस सर। नहीं, कंडेंसेशन का भी कोई इससे रिलेशन नहीं है। अच्छा, सुपर हीटेड बेसिकली ये तो बताइए कि सुपर हीटेड क्यों करते हो, हम बाद में बात करेंगे। सुपर हीटेड किसके वजह से होता है वेपर? एवापोरेटर में उसको सुपर हीट होने के लिए क्या कंट्रोल है? एक्सपांशन वॉल। एक्सपांशन वॉल को क्या बोलते हैं, नाम क्या रहता है उसको? थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वॉल बोलते हैं उसको, बराबर? यस सर। तो थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वॉल क्या करता है, जो एवापोरेटर रहता है उसके ऊपर एक सेंसिंग बल्ब लगाते हैं, जो एक्सपांशन वॉल का जो ऊपर का जो प्रेशर है, अब जब निकम सर ने आपको एक्सपांशन वॉल के बारे में बताया होगा या बताएंगे आगे? बताएं। तो हाँ, तो जो सेंसिंग बल्ब जो है, वो सेंसिंग बल्ब जो है एवापोरेटर के आउटलेट में लगाया जाता है, ताकि वो उसका टेम्परेचर सेंस करके वो उसके हिसाब से रेफ्रिजरेंट फ्लो को कंट्रोल करता है। और कंट्रोल इस तरीके से किया जाता है कि जो वेपर तैयार हुआ है उसको थोड़ी सी हीट और मिले एवापोरेटर से, और वो थोड़ा सा स्लाइटली सुपर हीट हो जाए। सुपर हीट मतलब क्या, कि जो उसका सेचुरेशन टेम्परेचर है उससे जो समझ लीजिए जो प्रेशर है और सेचुरेशन टेम्परेचर है उससे उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा करना, उसको सुपर हीट बोलते हैं। करेक्ट? यस सर। हाँ, अभी ये जो सुपर हीट मैंने बताया है ये आपका हो जाता है एवापोरेटर में, बराबर? यस सर। हाँ, लेकिन एवापोरेटर के बाद कंप्रेसर में कैसे जाता है वो? सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है? वेपर फॉर्म में जाता है। हाँ, लेकिन कैसे जाता है? हाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड? सर इसके थ्रू, मतलब वेपर कैसे कंप्रेसर तक पहुंचाते हैं ये? हाँ, वेपर कैसे कंप्रेसर तक पहुंचाते हैं, बराबर? सर वो सक्शन डेवलप करता है और वो ठीक है, लेकिन कैसे, आपने हवा में जाता है या बीच में कुछ जाना है? ट्यूब्स, कॉपर हाँ, ट्यूब्स। तो मतलब कॉपर पाइपिंग या एमएस पाइपिंग या बीच में कनेक्टेड पाइपिंग रहते हैं, यस सर। बराबर? एक्यूमुलेटर हो सकता है या जो भी कोई फिटिंग्स रहते हैं बीच में। यस सर। अच्छा, वो जो फिटिंग्स है वो एटमॉस्फेयर पे रहते हैं। यस सर। तो ये जो वेपर, सेपरेटेड वेपर जो है वो कंप्रेसर के सक्शन में जाने तक और भी हीट गेन करता है बाहर से। ओके। और वो मतलब सुपर हीटिंग दो जगह होती है, एक एवापोरेटर में होती है, यस सर। ओके, और एक पाइपलाइन में होती है। सर उसको तो इंसुलेशन लगाते हैं ना कहाँ पे? सक्शन लाइन में? किसमें? उसको मतलब जो सक्शन लाइन रहती है उसको इंसुलेट करते हैं ना। उसके बावजूद भी तो हीट गेन हो सकता है ना। ओके। पर फिर ये इंसुलेशन करना अच्छा है या फिर मतलब नहीं करना चाहिए? इंसुलेशन करना ही चाहिए, इंसुलेशन तो लगता ही है। तो उसको क्योंकि और हीट मिलेगा तो फिर वो वेपर फॉर्म में ही जाएगा, मतलब लिक्विड इतना जाएगा नहीं। बराबर है, लेकिन उसको इंसुलेशन वैसे भी, इंसुलेशन नहीं करेगा तो बहुत ज्यादा गेन हो जाएगा ना। ओके। सो सुपर हीटिंग दो जगह से हो जाती है, मतलब उसको पहले ऑपरेटर में मेंटेन करते हैं अपन, और अगर हम पाइपलाइन में इस तरीके से मेंटेन करें कि ना हो, इंक्रीज ना हो, तो अच्छी बात है। जितना सुपर हीटेड कम रखेंगे हम, हमारे लिए उतना अच्छा है। लेकिन नॉर्मल थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वॉल जो होते हैं वो 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक सुपर हीट मेंटेन करते हैं। उसका जो सेटिंग रहता है 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता ही है, मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा रहता है फ़ारेनहाइट से, फ़ारेनहाइट में। आगे आप देखेंगे ये डायग्राम जो आप देखेंगे, जो एवापोरेटर है, देखिए पहली जो केस है, एक मिनट, पहले आपको पढ़ने को आ रहा है कि 6 टू क्या है वो ऊपर, 6 9 है क्या वो?
डॉटेड लाइन है वो क्या है? सर Dotted- क्लियरली विजिबल नहीं है सर, थोड़ा सा जूम करिए। ये क्या पूछा था? तो डॉटेड लाइन है, देखो 6 to 9 लिखा है। डॉटेड लाइन जो है 6 to 9 है ऑपरेटर। अगर वो स्क्रीन पे नहीं देख सकते तो व्हाट्सएप पे देख लो ना, व्हाट्सएप किया हुआ है मैंने। हाँ सर अब क्लियर है। 6G 6G है आप वो जो बोल रहे सेचुरेशन का। जी नहीं, 9 है, 9 वो। नहीं सर जी है। 9 है कि जी दिख रहा है? क्या जी दिख रहा है क्या? मतलब मुझे जी लग रहा है। जी नहीं होगा क्योंकि सब ये इसमें है ना, नंबरिंग में है ना सब। हाँ 6 9 जो भी है ना। नहीं देखिए, अभी 6 to 9 यस सर। ओरिजिनल सुपर हिट है, मतलब ओरिजिनल साइकिल है। ओके, यस सर। अभी 6 to 6A जो आगे बढ़ी है लाइन, 6 to 6A, ये Yes, sir. गैस सक्शन गैस सुपर हीटिंग की वजह से हुई है। ओके ओके, अभी सक्शन गैस सुपर हीटिंग जब कंप्रेसर में जाएगी तो वो क्या होगी, 9A समझ लीजिए आप। ओके अभी 9A से लेके वेपर सेचुरेशन कर्व तक अगर देखेंगे तो उतना जो पोर्शन है वो अभी डीसुपरेटिंग, मतलब अभी डीसुपरेटिंग बढ़ गया है। यस सर। बिकॉज सुपर हीटिंग बढ़ गया तो डीसुपरेटिंग बढ़ गया। यस सर। करेक्ट। यस सर। बाद में फिर वो सब कूलिंग का तो हमने पहचान लिया, पहले हमने स्टडी कर लिया है। तो इससे सर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो जाएगा ना? नहीं, बढ़ गया ना आपका 6 से, अभी तो पूरा हाँ original यस आपका 5 to न्यूमरेटर 6 बढ़ था, गया। यस 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 सर लेकिन अभी 5 to 6A हो गया उसका। यस सर यस सर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है बताता हूँ। नहीं, रेफ्रिजरेटर इफेक्ट बढ़ता है नहीं, अभी इसका रीजन ये है, इसमें रेफ्रिजरेटर इफेक्ट बढ़ने के बावजूद भी हमको उतना बेनिफिट नहीं मिलता है सीओपी में। उसका रीजन क्या है मालूम है क्या? क्योंकि ये सुपर हीटिंग होता है ना इसका। एक्स्ट्रा सुपर हीटिंग हुआ। नहीं, सुपर हीटिंग हुआ है, रेफ्रिजरेटर इफेक्ट बढ़ा है। यस सर। नहीं, लेकिन बिकॉज ऑफ द सुपर हीट उसका जो वॉल्यूम भी बढ़ा, वर्कन भी बढ़ा। वॉल्यूम बढ़ गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज होता है सुपर हीट की वजह से। ओके ओके यस, वो जो आपने वो गैस का एक एग्जांपल दिया तो मास हैंडलिंग जो है रेफ्रिजरेंट का लेस होता है कंपैरेटिवली। ओके बिकॉज वॉल्यूम बढ़ गया, मास कम है, अच्छा। तो जो इफेक्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। इसलिए सुपर हीटिंग से कोई क्लेम नहीं करता है सीओपी बढ़ता है करके। बट सुपर हीटिंग नहीं करेंगे तो उसका क्यों करते हैं सुपर हीटिंग? रीजन इज दैट कि अपने जितने भी कंप्रेसर्स है, they are designed to handle vapor, not handle liquid. They cannot handle liquid. अरे बाय मिस्टेक लिक्विड अगर आ जाता है कंडेंसर में, तो कंडेंसर अपने कंप्रेसर में, तो उसमें लिक्विड हेमरिंग होके कंप्रेसर ब्लो हो सकता है, बिकॉज लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। अगर समझो आपने पिस्टन के बीच में और सिलेंडर के बीच में क्या एक लकड़ी का पीस डाल दिया तो क्या होगा, तोड़ देगा सब, क्रैंकशाफ्ट वगैरह, कनेक्टिंग रॉड टूट जाएगा, पिन टूट जाएगी। तो जैसे ही लिक्विड अंदर आ जाता है ये सब चीजें होती है। इसलिए उसको प्रिकॉशन लेने के लिए हमको थोड़ा सा यू हैव टू एंश्योर दैट फ्रॉम द ऑपरेटर कि हमको एक भी लिक्विड का ड्रॉप नहीं जाना चाहिए कंप्रेसर में। इसलिए भले ही हम थोड़ा सा एफिशिएंसी उसका लूज हो करे,
उसको हमको सुपर हीटिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो लोग पूछेंगे आपको सुपर हीटिंग क्यों नेसेसरी है, तो सुपर हीटिंग इसलिए नेसेसरी है, नहीं तो हमारा कंप्रेसर डैमेज हो जाएगा। और वो नेसेसरी सुपर हीट जो है दैट इज मेंटेन्ड बाय थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल। ठीक है, यस सर, अंडरस्टूड ना? यस सर। सर सर इसमें एक पॉइंट है 5A 5B, ये सर इवापोरेशन की लाइन में ही है। वो सर सबकूलिंग में वो किस चीज में, वो सुपर हीटेड में ही आएगा क्या? नहीं, वो उसमें नहीं है, वो उसमें नहीं है। हेलो, हाँ यस सर, 5A to 5 नहीं, तुम्हारा इफेक्ट हो जाएगा 5B to 6A। 5B to 6A इफेक्ट होगा। और ये जो ये बीच का है, ये कौन सा 5A, ये इसमें एक लाइन खींचा हुआ है, वो कुछ मीनिंग है क्या उसका, ऐसे ही दिया हुआ है वो? नहीं, मीनिंग क्या है देखो, अभी आप देखो कंडेंसर का जो प्रेशर है, यस सर, कंडेंसर के प्रेशर के ऊपर 1A पे उसकी जो एंथैल्पी है वो 1A पे है। यस सर। हाँ, और जो नीचे का प्रेशर है, एवापोरेटर प्रेशर है, वो है मतलब 5B लाइन पे। मतलब Yes, sir. समझ लीजिए कि कंडेंसर प्रेशर है 250 और एवापोरेशन प्रेशर है 75, समझ लीजिए। यस सर। तो ऊपर का एंथैल्पी आपका जो है वो 250 पे एंथैल्पी और नीचे का 75 पे एंथैल्पी है। यस सर। बट जब हमारा थ्रॉटलिंग में एक्सपांशन, होता है, यस सर। तो हमको वो इफेक्ट नहीं मिलती है एंथैल्पी पूरी, बिकॉज उसमें का कुछ लिक्विड जो है वेपर में फ्लैश होता है और वो रिमेनिंग लिक्विड को कूल करता है, दैट इज व्हाई एक्सपेंशन में कूलिंग होता है। वो 80-20 रेशियो। हाँ, अगर एक्चुअली उसकी थ्योरेटिकल एंथैल्पी होनी चाहिए थी 5A, ओके, एक्चुअली होनी चाहिए थी 5A, लेकिन हमको मिल रही 5B। कम मिल रही है? कम मिल रही बिकॉज सम ऑफ द वेपर इज कन्वर्टेड इनटू, सम ऑफ द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। नहीं, तो एंथैल्पी ज्यादा मिल रही है जो एंथैल्पी का लॉस हो रहा है वहां का, वो लॉस वो 5 जो है ना, 5 और 5B की जो लाइन है वो दैट इज लॉस। ओके, तो 5B मतलब ज्यादा एंथैल्पी मिल रही है, 5A कम एंथैल्पी हुई ना सर? अगर अपन तो 5A पे कम एंथैल्पी होनी चाहिए थी, पर अपने को ज्यादा मिल रही है। हाँ, कम एंथैल्पी होती तो डिफरेंस ज्यादा होता ना, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट। अगर 6A - 5A होता थ्योरेटिकल, अगर 6 - 5A होता तो वो तुम्हारा सबसे एफिशिएंट सिस्टम होती। 6 - 5A, ओके, वो मिलता तो, ओके, बट नहीं मिलता है तुमको, 6 - 5 भी मिलता है। यस सर। एंथैल्पी बढ़ गई मतलब लॉस हो गया ना। हाँ, लॉस हुआ, यस, वही कह रहा था मैं, लॉस हुआ। लॉस हो गया, ठीक है। यस सर। Now we will take some examples only today. अभी 2-3 एग्जाम्पल्स लेंगे अपन, चेंजेस करके देखते हैं किस तरीके टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, पूरी तरह से समझना चाहिए बिफोर वी गो इनटू द हीट लोड कैलकुलेशंस वगैरह चालू करने के पहले। अभी आप लोग ने चिलर के बारे में जानकारी ली है, वेपर कंप्रेशन सिस्टम के बारे में जानकारी ली है। आपको मालूम है कि चिलर, वाटर कूल्ड चिलर्स, जिसको हम बोलते हैं वाटर कूल्ड चिलर में चिल वाटर, जिसका टेम्परेचर हम कम करते हैं, मतलब 12 डिग्री सेंटीग्रेड को हम 7 डिग्री में लाते हैं, 5 डिग्री डेल्टा टी, तो वो चिलर में से पास होता है। और कंडेंसर में जनरली 32 टेम्परेचर रहेगा, 36 से 4 डिग्री डेल्टा टी कंडेंसर में रहेगा।
तो चिलर, ये वाटर कूल कंडेंसर में से कूलिंग टावर का पानी सर्कुलेट किया जाता है और ये जो प्रोसेस का पानी वो चिलर में से किया जाता है। ये तो आप सब लोग जानते हैं। अभी इसमें एक थोड़ा फॉर्मूला नोट कर लीजिए पहले कि 1 TR, हमको 1 TR के अगर आपको पूछा जाएगा पर TR जीपीएम कितना रहता है पर TR, तो वो कैलकुलेशंस करने के लिए ये बहुत जरूरी है फॉर्मूले। ये फॉर्मूलेज आप मतलब उसको रट लिए हिंदी में, मतलब आप उसको याद करो या रट लो, कुछ भी करो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये मत भूलना कभी भी। एक फॉर्मूला है 1 TR इज इक्वल टू यूएस गैलन्स पर मिनट, जिसका लीटर में अगर पूछेंगे तो वो 3.7 समथिंग लीटर एक जीपीएम होता है। वो तो आप कन्वर्शन देख लेना बाद में, लेकिन जनरली ये एचवीएसी में यूएस जीपीएम में ही पूछा जाता है क्वेश्चंस। 1 TR इज इक्वल टू यूएस जीपीएम इंटू डेल्टा टी डिग्री फ़ारेनहाइट। ये लिख लो ना, तो गलती से लिखा क्या? सर डेल्टा टी डिग्री फ़ारेनहाइट, यूएस जीपीएम इंटू डेल्टा टी डिग्री फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाय 24। तो ये फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं क्या आप? सुबोध, लिखा? ये मैं जो बता रहा हूं 1 TR इज इक्वल टू, लिख दिया, लिख के दिया तो भी चलेगा। छोटी से चुक ले। 1 TR इज इक्वल टू, मेरे को भी देखना चाहिए ना क्या लिख रहे हैं आप। 1 TR इज इक्वल टू यूएस जीपीएम मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी डिग्री फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाय 24। यूएस जीपीएम मल्टीप्लाइड बाय डीटी मत करो, वो ट्रायंगल निकाल नहीं सकते क्या? तो डेल्टा टी लिख दो, स्पेलिंग में लिख दो DEL डेल्टा डाला इन फ़ारेनहाइट। डिवाइडेड बाय 24, डिवाइडेड बाय, दिस फॉर्मूला इज फॉर चिलर। हाँ, आत्ताचा जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर चिलर, चिल्ड वॉटर, चिलर वॉटर, वाटर कूल्ड है बट चिल्ड वाटर चाहिए। और इसमें कंडेंसर के लिए सेम फार्मूला रहेगा, सिर्फ डिवाइडेड बाय 29 करो कंडेंसर को।
ठीक है, ओके. यस सर. Mind well, this temperature is in Fahrenheit. Huh? Now take the example. बोलूं क्या? यस सर. हाँ. Yes, sir. Find out the UHGPM for chill water plant. Chiller as well as condenser. The capacity is 375 TR. ठीक. Sir, capacity? 375. Chill water inlet temperature is 12 degrees centigrade. And How much? outlet temperature is 7 degrees centigrade. सर इनलेट किती? 12, 12. 7-12. ओके. हाँ. Outlet is 7. And सेल्सियस ना? Celsius. और condenser water inlet is 32 degrees Celsius. And outlet is 36 degrees centigrade. 32 inlet, 36 outlet. फार्मूला आपके पास है. यूजिंग द फार्मूला आप बताइए मुझे क्या आ रहा है.